इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बिहार में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नई सरकार की शपथ होने जा रही है और उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। रमा निषाद और प्रमोद चंद्रवंशी मंत्री पद की शपथ लेंगे। लखेंद्र पासवान और नारायण शाह मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। इसके अलावा बिहार में जो नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है वो सुबह 11:30 बजे होगा। अगर बात की जाए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं तो आपको ये भी बता दें कि जो आज कैबिनेट को लेकर शपथ ग्रहण समारोह है उसमें 14 जो सीटें हैं, जो 14 विधायक हैं वो बीजेपी से हैं। इसके अलावा 14 जेडीयू और 4 अन्य घटक दलों को दिए गए हैं। देवेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, हम पिछले काफी देर से इस समीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, किन किन नामों को आज शपथ दिलाई जा सकती है उन पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बार बार सम्राट चौधरी की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक जो ट्विनिंग सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार और जो दूसरे डेप्यूटी हैं विजय सिन्हा, उनके साथ जो नजर आती है, क्या उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से इन्हें बतौर डेप्यूटी रिपीट किया जा रहा है? आपके सवाल के जवाब से पहले एक नया अपडेट और भी दे दूं कि एक दिलीप जायसवाल नाम है जो कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। वो दिलीप जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और पार्टी को ये शानदार सफलता हासिल हुई है तो उसके बाद उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। आपको ध्यान होगा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी वो मंत्री थे और निबंधन मंत्रालय वो देखते थे और अभी एक बार फिर से आज उनको शपथ दिलाया जाएगा। यानी कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और इस मंत्रिमंडल में पार्टी की तरफ से वैश्य चेहरा होंगे क्योंकि पूर्णिया से आते हैं तो उस कम्युनिटी, उस एरिया का वो प्रतिनिधित्व करेंगे। एक दूसरा नाम जो कि मंत्रिमंडल में नहीं दिखेगा लेकिन वो आगे आपको नजर आएगा प्रमुख भूमिका में, वो नाम है गया के विधायक प्रेम कुमार का, जो कि 9वीं बार विधायक बने हैं। उनको स्पीकर बनाया जाएगा। इससे पहले अगर आप देखें तो एनडीए सरकार में प्रेम कुमार लगातार मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार मंत्री पद का आज जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें वो मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई छुट्टी की जा रही है, बल्कि उनको स्पीकर के तौर पर आगे बीजेपी जब स्पीकर का चयन होगा तो उसमें उनके चेहरे को आगे करेगी और वो स्पीकर बनेंगे जिस प्रकार का बहुमत है एनडीए के पास उसके हिसाब से। और तो ये वो दो बड़े नाम हैं जिनको लेकर और ज़्यादा चर्चाएँ चल रही थी, यानी कि दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो एक बार फिर से सरकार में लौटेंगे और जब वो सरकार में लौटेंगे इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी फिर अपना अगला कोई अध्यक्ष चुनेगी और उसके लिए वहाँ पे एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि वो वैकेंसी एक हो गई है कि पार्टी अपने किसी चेहरे को जिसको वो सरकार में अगर लेके नहीं आ रही है उसको वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और दूसरी तरफ प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जाएगा। अब रही बात सम्राट चौधरी की बात, तो सम्राट चौधरी निश्चित तौर पर उसी रूप में बीजेपी इन्वेस्ट कर रही है जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं और नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक वो इंडिया के लिए बहुत अहम रहता है क्योंकि अभी तक पैटर्न ही दिखता है कि यादव कमेटी हार्डकोर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के पक्ष में वोट करती है और इस लिहाज से जो नॉन यादव ओबीसी कम्युनिटी है वहाँ पर एनडीए के नेता रीच आउट करते हैं और उसमें एक प्रमुख नाम सम्राट चौधरी का है जिसको बीजेपी ने, वो बाहर से आए हुए नेता हैं लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ उनके इक्वेशन इतनी जल्दी, इतने कम समय में इतना बेहतर हुआ है कि पार्टी बहुत ज़्यादा उनमें इन्वेस्ट कर रही है भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वापस उन दो प्रमुख नामों की बात करते हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे थे। पहला नाम दिलीप जायसवाल का, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी है और हमने देखा कि चुनावों के दौरान कितने वो एक्टिव थे और जिस तरह की प्रचंड जीत बिहार में एनडीए को मिली है उसमें एक बड़ी भूमिका इनकी भी रही है और बीजेपी तो जानी भी जाती है, एनडीए तो जानी भी जाती है उन कार्यकर्ताओं को रिवॉर्ड करने के लिए जो इस तरह से ग्राउंड लेवल पर जुट के काम करते हैं। तो क्या ये पद एक रिवॉर्ड के रूप में देखा जाए? इसमें कोई दो राय नहीं की, और क्योंकि मंत्री रहते हुए वो गए थे, संगठन की कमान उन्होंने संभाली थी और जब एक बार चुनाव में जीत हासिल हो गई है और आगे कोई अभी चुनाव नहीं होना है बिहार में, अब लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव 5 साल बाद ही होना है, लोकसभा चुनाव अब 2029 में होना है, तो आमतौर पे संगठन का पद तब ज़्यादा अहम माना जाता है जब चुनाव होना हो अध्यक्ष रहते हुए। तो उस कंडीशन में इनके दिलीप जायसवाल की भी स्वाभाविक तौर पर इच्छा रही होगी कि वो सीधे सरकार में लौटें और बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके साथ इनके इक्वेशन बहुत अच्छे बताए जाते हैं और निश्चित तौर पे बीएल संतोष भी कल रात जब बैठक में थे और जिन 4 लोगों की बैठक हुई थी उसमें गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीएल संतोष जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, इन लोगों की बैठक हुई थी जो इनमें बीजेपी के नाम को फाइनल किया जा रहा था, बीजेपी कोटे से आने वाले मंत्रियों के नाम को फाइनल किया जा रहा था। तो स्वाभाविक तौर पर बीएल संतोष ने दिलीप जायसवाल के नाम को कहा और क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को इतनी शानदार सफलता हासिल हुई
पूर्णिया से आपको एक प्रतिनिधित्व भी देना था, वैश्य कम्युनिटी के, हालांकि वो एमएलसी हैं, चुनाव नहीं लड़े हुए थे, लेकिन पार्टी उनको आज मंत्री पद की शपथ दिला रही है। इसके अलावा प्रेम कुमार की बात की जाए, आपने बोला सरकार में बतौर मंत्री की भूमिका में तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन विधानसभा में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्पीकर की इनके कंधों पर जरूर होगी और वो समन्वय बनाने की भी कोशिश इन्हीं के कंधों पर वो उसकी भी जिम्मेदारी होगी। हाँ, अनुभवी व्यक्ति हैं, हालांकि वक्ता के तौर पे बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन स्पीकर को बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती है। स्पीकर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये रहती है वो सबको, दोनों ही पक्षों को साथ सके, क्योंकि हाउस चलाने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ आप सत्ता पक्ष को साधे, बल्कि विपक्ष को भी उसी रूप में साधना होता है ताकि सुचारू तरीके से हाउस की कार्रवाई चल सके। और उस काम को प्रेम कुमार बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अति पिछड़ा कम्युनिटी से आते हैं और वहाँ पर, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि 9वीं बार के वो विधायक हैं और लगातार एनडीए सरकार में वो मंत्री रहे ही हैं हर बार। और इस बार जब वो मंत्री उनको नहीं बनाया जा रहा था, तभी ये समझ में आ रही थी ये बात कि उनको किसी और भूमिका के लिए रखा जाएगा, और सोर्सेस के द्वारा में ये जानकारी मिली कि उनको स्पीकर बनाया जा रहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से भी एक नाम था, नरेंद्र यादव, जो कि 8 बार के विधायक हैं। उन जेडीयू ये चाह रही थी कि स्पीकर का पद उनके पास आए, लेकिन बीजेपी ने स्पीकर का पद अपने पास ही रखा है। पिछले विधानसभा में भी नंद किशोर यादव थे, उससे पहले विजय सिन्हा रहे हुए थे, अब आगे प्रेम कुमार होंगे जिस दिन स्पीकर का चयन होगा। बिल्कुल, प्रेम कुमार एक वरिष्ठ चेहरा और संघर्ष भरी इनकी कहानी भी रही है, उस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन जेडीयू कोटे से मंत्रियों के नाम जो हैं वो सामने आ गए हैं। विजय कुमार चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है, इसके अलावा विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार भी शपथ ले सकते हैं। ये वो तमाम नाम हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। लेसी सिंह को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी, कहा जा रहा है कि महिला के रूप में इन्हें भी वो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कैबिनेट में अशोक चौधरी का नाम सामने आया है। तो ये वो तमाम नाम हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जो जेडीयू का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में करेंगे। रुख कर लेते हैं देवेंद्र का। देवेंद्र, अगर जेडीयू के इन चेहरों की बात की जाए, किस तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है? क्या पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है या एक मिक्स है युवा चेहरों, महिलाओं और अनुभवी चेहरों का? उसमें 8-9 नाम ऐसे होंगे जेडीयू की तरफ से, हालांकि उनकी लिस्ट अभी बाहर आई नहीं है, लेकिन 8-9 नाम ऐसे होंगे जो कि ये जो बड़े नाम हैं, ये वो बड़े नाम एक बार फिर से उस मंत्रिमंडल में दिखेंगे। जैसे विजय चौधरी दिखना ही दिखना है, विजेंद्र यादव दिखना ही दिखना है, श्रवण कुमार दिखना है, सुनील कुमार दिखना है, लेसी सिंह दिखना है। तो इस तरह के जो बड़े नाम हैं वो दिखेंगे। साथ ही साथ श्याम रजक या जमा खान की बात कर लें या रत्नेश सदा की बात कर लें, ये सब नाम दिखेंगे। लेकिन कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जा रहा है। 2 या 3 ऐसे नाम हैं जो कि जेडीयू सोर्सेज ने हमें ये बताया है। अब से थोड़ी देर के अंदर वो जेडीयू की सूची भी आ जाएगी, तो उनमें से एग्जैक्ट ये पता रहेगा कि किन किन नए नामों को जेडीयू ने आगे बढ़ाया है। लेकिन जेडीयू भी कोशिश ये कर रही है कि एक तरफ जो उसके परफॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, पहले जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, एक अनुभवी नेता हैं, उनको रिपीट किया जाए, और दूसरी तरफ से साथ साथ ग्रूमिंग के लिए कुछ और नेताओं को मंत्री बनाया जाए, जिससे कि वो आगे के लिए ग्रूम हो सकें। और वो बैलेंसिंग जेडीयू के द्वारा भी की गई है। कल उनकी भी माथापच्ची काफ़ी देर तक हुई है, लेकिन सभी नेताओं को उम्मीद ये की जा रही थी, कल रात में उनको बता दिया जाएगा। बीजेपी ने तो अपने जिन जिन लोगों को मंत्री बनना है, कल रात में ही उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। मतलब रात के बाद जब मैं कह रहा हूँ तो रात से बेहतर ये कहना होगा कि सुबह इन्फॉर्म कर दिया गया है, यानी कि सुबह 3 बजे के आसपास फ़ोन करके सबको बता दिया गया है कि आज उनको मंत्री पद के शपथ लेना है। जेडीयू अब से थोड़ी देर के अंदर सबको इन्फॉर्म करेगी। कुछ बड़े चेहरों को ऑलरेडी जेडीयू बता चुकी है। हमें बताया गया कि 9 से 10 नाम ऐसे हैं जिनमें जेडीयू को भी बताया जा चुका है। 3-4 नाम को लेकर भ्रम था, वो थोड़ी देर बाद वो तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए थोड़ी देर का इंतजार कर लेते हैं, तस्वीर साफ हो जाएगी, जो पुख्ता जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक पहुंच जाएगी। लेकिन देवेंद्र, अगर चूंकि बहुत सारे नामों पर हम चर्चा लगभग कर चुके हैं, चाहे बीजेपी कोटे से हो, चाहे जेडीयू कोटे से हो, चाहे जो अन्य घटक दल हैं उसके कोटे से अगर हम बात करें, अब आपको ये पूरी कैबिनेट किस तरह की नजर आती है? क्या ये आपको बैलेंस्ड कैबिनेट लगती है या एक तरफ झुकी हुई दिख रही है? निश्चित तौर पे एकदम से बैलेंस कैबिनेट बनाने की कोशिश की गई है। और जब बैलेंसिंग की बात हम लोग कर रहे हैं तो हर चीज़ में बैलेंसिंग, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में कास्ट इक्वेशन को आपको कैसे साधना है, भौगोलिक क्षेत्र को आपको कैसे साधना है, परफॉर्मर को कैसे साधना है, युवा को कैसे लेके आना है। और एक ओवरऑल पिक्चर जैसी समझ में आ रही थी कि अगर इतना ज़्यादा मंथन हो रहा है तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ सकती है। बीजेपी के लिहाज से बात करें तो कई बड़े चेहरों को उन्होंने छोड़ा भी है। अभी तक जितने नाम हम लोग बता रहे हैं उनमें से कुछ एक ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनका नाम अभी तक नहीं आया। तो हालांकि 3 नाम अभी उसमें बाकी हैं, अभी उनके बारे में हमने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन कई बड़े
बड़े चेहरे ड्रॉप किए जा रहे हैं और उससे ये समझा जा सकता है कि अभी की सूची के हिसाब से बीजेपी ने किस प्रकार का चयन किया। हालांकि जो ओवरऑल पिक्चर होगी जिसमें नीतीश कुमार सहित जो 36 मंत्री बन सकते हैं उसमें बीजेपी कोटे के कुल 17 मंत्री होंगे, लेकिन कुछ स्थान क्योंकि रिक्त रखा जा रहा है, आगे के लिए रखा जा रहा है, तो उसमें से वो नाम आज वो शपथ नहीं लेंगे। लेकिन ओवरऑल जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले के तहत बीजेपी कोटे से 17 मंत्रियों को शपथ लेना है इस 5 साल के लिए जो फॉर्मूला बना है, आज के लिए नहीं। आज के लिए तो हमने बताया है कि वो 14 नाम ही होंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी कोटे से 17 ऐसे मंत्री हैं जो अगले 5 सालों के लिए शपथ लेंगे बतौर मंत्री, लेकिन इस बार 14 और 4 का जो कैलकुलेशन है वो सामने आया है। और जिस तरह से लगातार देवेंद्र बता रहे हैं कि कौन कौन खेमे से कौन सा ऐसा विधायक है जो मंत्री के रूप में शपथ लेगा, किन समीकरणों का ध्यान रखा गया है। जेडीयू कोटे की बात की जाए तो कौन से ऐसे संभावित नाम हैं, विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और किस तरह से इसमें बैलेंस बनाने की कोशिश है। देवेंद्र, जब इन नामों को लेकर चर्चा होती है, देर रात तक ये चर्चा चलती है, कई दिनों तक ये चर्चा चलती है, लेकिन हमने देखा है कि किसी तरह का विरोध का जो स्वर है वो बीजेपी के खेमे से सुनाई नहीं देता है। जेडीयू की अगर बात की जाए तो जब टिकट का बंटवारा हो रहा था उस वक्त भी नाराजगी देखने को मिली थी। कई ऐसे सिटिंग एमएलएस थे जिनके टिकट कटे और उनकी नाराजगी सामने आई। जब ये मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाएगा, बतौर मंत्री कौन शपथ लेगा, जब इसको लेकर चर्चा हो रही थी तो किस तरह की बातें, किस तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे थे जेडीयू खेमे से? मैंडेट जब बहुत बड़ा हो तो बहुत ज़्यादा इस तरह की इच्छाएं, इस तरह की ख्वाहिशें, इस तरह की नाराज़गी सामने नहीं आती। वो तभी होता है जब आप बार्गेन करने के पोजीशन में होते हैं। अगर बार्गेन करने का पोजीशन ना हो तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं आती। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इंडिया के सहयोगी दलों की ही बात कर लें। चुनाव से पहले जब टिकट बंटवारे की बात थी तो वो लोग जिस प्रकार से अपनी हसरतें बयां कर रहे थे, अपनी नाखुशी बयां कर रहे थे, अपनी एक तरह से कहें कि नाराज़गी भी बयां कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपको जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तो वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि ये मैंडेट ऐसा है जिसमें वो बार्गेन करने की पोजीशन में नहीं है, जिसमें दबाव डालने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी जेडीयू का मैंडेट अपने आप में इतना बड़ा है कि उसमें नहीं डाला जा सकता। वही स्थिति दल के भीतर भी रहती है कि अगर दल के भीतर मैंडेट अगर इस प्रकार कहा गया है कि किसी विधायक के होने या ना होने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता हो, तो वहाँ पर ऐसी हसरतें, ऐसी ख्वाहिशें जुबान तक नहीं आती। और बीजेपी तो ऑलरेडी एक अपेक्षाकृत, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो ये ज़्यादा आसानी से अपनी नाराज़गी को कंट्रोल कर लेते हैं। जेडीयू में वो चीज़ नहीं है, लेकिन जेडीयू में भी कोई विधायक ऐसी स्थिति में भी है नहीं कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखा सके, और अगर उसने दिखाया भी तो वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि जनता ने मैंडेट ऐसा दिया है कि बिल्कुल स्टेबल गवर्नमेंट है और उसमें बहुत आसानी के साथ फैसला लेना आला कमान दोनों और इसलिए कहते भी हैं कि आपकी ताकत का अंदाजा आपके वोट से होता है और वो वोट जनता का होता है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।